So hello everyone, how are you all? I hope all are doing very much good. So आज हम रिवाइज करेंगे हमेशा की तरह लास्ट क्लास का पार्ट और आगे इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर को। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से कवर किया है लास्ट क्लास के अंदर, द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट, उसको टेक केयर करना है टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। तो स्टेटमेंट्स हैं वो किसी को मिसलीड नहीं करें। इन सिंपल वर्ड कि एक ऑडिटर को क्या चेक करना होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे पहले डिफाइन करना है कि डेफिनेशन क्या होगी ऑडिट की। देन हमें सेटिस्फाई करना है कि नन ऑफ द अकाउंट्स एंट्री विच नॉट गिव ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। तो नन से क्या होगा, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो आपकी ओमिट हो चुकी है यहाँ पर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल में आते वक्त। और कोई भी एक ऐसी एंट्री नहीं है जो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं। राइट, जो आपके अकाउंट्स बने हैं वो बने हैं आपके विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडवोकेट सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ओके, हमको एविडेंस लेना होता है, इसको हम बोलते हैं साई। हमको ऑडिट करने के हमको साई लेना पड़ता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ पे तो एविडेंस क्या हो सकता है यहाँ पर, यू कैन से वोचर चेक कर लेंगे, बिल चेक कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे नाउ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। जो आपके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं यहाँ पर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज, डिस्क्राइब है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन क्या है, क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। आपने मेमोरी टेक्निक को लर्न करना है, उससे आप सबको ऐसे लर्न कर लोगे। तो ऐसे ही जितनी मेमोरी टेक्निक है आपको हर एक क्वेश्चन की मिल जाएगी। जैसे हम बनाते हैं निमोनिक्स वगैरह किस वर्ड के अंदर, उसको आप भूल जाओ, लेकिन ऐसे हम कोई ऐसे मेमोरी टेक्निक बनाते हैं तो आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल नहीं भूलोगे, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे इससे। ठीक है जी, तो क्या प्रोसेस होती है, इसके बाद आता है यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट। तो ऑडिट प्रोसेस एंड ओवरव्यू, क्या स्टेप्स है, क्या स्टेजेस है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर 4 होती है स्टेजेस यहाँ पे। पहला ऑडिट एंगेजमेंट होगी ऑडिटर की यहाँ पे। देन ऑडिट प्लानिंग होगा, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे। देन फाइनल लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे यहाँ पे इसको और रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे। सो ऑडिट एंगेजमेंट, पहले ऑफर लेटर आएगा कंपनी से, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सो द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन इश्यू करता है, एंटी इश्यू करती है। लेकिन द लेटर ऑफ एंगेजमेंट आर इशूड बाय द ऑडिटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू आल्सो, क्योंकि इसमें होती है हमारी टर्म्स एंड कंडीशन कि आप हमें प्रोवाइड करोगे आउ क्या होता है, एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड यू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कि मैं किसी पर्सन से बात कर सकता हूं, उसे पूछ सकता हूं यहाँ पे। तो आउ प्रोवाइड करेंगे हमारे को। और जो बनाने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, हम खाली उसका ऑडिट करेंगे यहाँ पर। तो उससे हम पहले लिखवा के ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तुम्हारी एंगेजमेंट लेटर का ये पार्ट बनता है, आगे आपका ऐसे 210 है, उसमें सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं ना। स्टेज 2 इज ऑडिट प्लानिंग करनी है हमारे को। तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को, इसके एनवायरमेंट को एंड इसके इंटरनल कंट्रोल को। तो पहले बनेगी एक स्ट्रेटेजी, फिर उसका बनेगा प्लान, फिर बनेगा उसका प्रोग्राम कि एक्चुअल में करना क्या है यहाँ पर। तो पहले बनेगी स्ट्रेटेजी, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनेगी, देन उसका प्लान बनेगा, देन उसका प्रोग्राम बनेगा, जो आपका ऐसे 300 के अंदर डिटेल में डिस्कस होगा, क्लास में डिस्कस होगा, सब कुछ कवर कर देंगे यहाँ पे ना। अब बारी आती है ऑडिट को करने की, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, प्रोसीजर्स जो आपको यहाँ पे रिस्क मिला, जो आपने अंडरस्टैंड करा यहाँ पे एंटिटी को, एनवायरमेंट को, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे, तो रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। नाउ एविडेंस कलेक्ट करेंगे एज पर ऐसे 500 सीरीज के अकॉर्डिंग, एंड द इवेलुएट करेंगे एविडेंस को जो आपको कलेक्ट किए गए हैं। देन फाइनल स्टेप क्या आता है आपका, जो आपको होता है रिपोर्टिंग का, और आपको कंक्लूड करना होगा। यहाँ पर आपको ओपिनियन देना होगा। पहले बनेगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, देन उसको अब बाद में फाइनल रिपोर्ट को इश्यू कर दोगे फॉलोइंग द SS 700 सीरीज। दिस इज क्लियर, यस, ओके। नाउ हाँ जी, इसके बाद मैंने एक फाइल क्लास नोट्स में रेफर करी थी, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। आपको जो क्लास नोट्स वाला फोल्डर है आपको वहां मिल जाएगी वाली। ठीक है, लिखने की नीड नहीं है, उसको आप जस्ट प्रिंट करवा लीजिएगा। और खाली एग्जाम के लिए खाली जो आपकी बुक में है इनफ है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहली बार स्टडी कर रहे हो ऑडिट को, आपके लिए न्यू है। तो दैट्स व्हाई एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद खाली आपको बुक को रेफर करना है हमारी। दिस मैजिक बुक इज इनफ। ठीक है, नाउ सो हमको ऑडिट करना है तो उसके क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे।
हमको पहले क्या करना होता है कि हम सब कुछ चेक करेंगे? आंसर इज नो, हम सब कुछ चेक नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे ऑन सैम्पलिंग बेसिस पर। तो हमें क्या चाहिए होगा सैंपल निकालने का? हमें चाहिए होगा मेटेरियलिटी, हमें चाहिए होगा इनहेरेंट रिस्क, हमें चाहिए होगा कंट्रोल रिस्क। तो उसको कंट्रोल्स को निकालने के लिए हमें पहले करना होगा वॉक थ्रू, जिसके तो हम समझेंगे यहां पर कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिस्क है, एक परचेज को करने के लिए कंपनी क्या क्या प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से रिस्क है, उसको रिस्क को दूर करने के लिए कंपनी ने कौन कौन से कंट्रोल लगाए, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका वॉक थ्रू कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं यहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द एंटी इस एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई assess the ROMM risk of material misstatement। जो हमने देखा था वो क्या होता है, IR into CR, inherent risk into में control risk into में detection risk। नाउ फिर हम चेक करेंगे हमारे कंट्रोल को, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या इसको हम बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स। चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं या हम चेक कर रहे हैं। तो हमारी जो होती है दर्शन, जो मैनेजमेंट के दावे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल है ना वो डिजाइनिंग प्रॉपर्ली है, वो ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हमको इसको डॉट को चेक करना है, जो हमारी अदर्शन है, मैनेजमेंट के जो दावे हैं यहाँ पर। नाउ फिर हम करेंगे सब्सटैंटिव टेस्टिंग। यहाँ पे जो हम करते हैं टीओडीज को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, अकाउंट्स को वेरीफाई करना, चेकिंग करना, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। थोड़ा दिमाग लगाया, माइंड में कैलकुलेशन की, पहले का ट्रेंड देखा, तो उसके बेस पे डिसाइड कर लिया कि सर क्या ट्रीटमेंट आना चाहिए और एक्चुअल में वैसा है कि नहीं, उसको वेरीफाई कर लिया ऐसे। अगेन इस पे कंप्लीट आपका ऐसे है, स्टैंडर्ड है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप डोंट वरी रहिएगा, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे क्लास के अंदर। तो जो हमारा 4th और 5th पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अदर और द फर्दर प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाइड टू द रैप, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जो ऑडिटर डिजाइन करता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। नाउ अगेन हमको क्या चेक करना है, जो हमारी अदर्शंस हैं, जो मैनेजमेंट के दावे हैं, दैट इज सिवो, कि जो उनके फाइनेंशियल्स बने हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल्स बने हैं वो कंप्लीट हैं, वो जो उसमें बताई गई है मशीनरी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो यहाँ पे सेल दिखाई गई है वो एक्चुअल में हुई है, जो डाटा है वो एक्यूरेट है, वैल्यूएशन प्रॉपर है, ऑब्लिगेशन जो हमारे क्रेडिटर शो किए गए हैं वो हमारी एक्चुअल में ऑब्लिगेशन है, झूठे नहीं दिखाए हैं, जो हमारे डेटर शो किए गए हमारे राइट्स हैं, झूठे नहीं दिखाए हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल्स का डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर है आपका। तो मैनेजमेंट के ये दावे हैं, उनको हमने एज ए ऑडिटर, एज ए सीए वो चेक करना है यहाँ पर। ठीक है जी, अंडर द ऑडिट। नाउ तो दिस इज ए होल प्रोसेस। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट। चलिएगा, हाँ, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है विद द रिलेशनशिप ऑफ द ऑडिट विद द अदर डिसिप्लिन। जो बाकी के सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, जो बाकी के सब्जेक्ट है उससे हमारा जो ऑडिट है वो कैसे कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया है, आप सीए इंटर में आए हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तो बहुत सारे हैं ना, अकाउंट्स है, लॉ है, डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, कॉस्टिंग हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स भी आपका फाउंडेशन में आता है। तो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक सीए है, एक जो ऑडिटर है, तो क्या बोलेंगे, जो सीए है वो किसके लिए जाना जाता है, फॉर द ऑडिटिंग पर्पज। हमारा मेन काम क्या है एज ए सीए, ऑडिट करना। तो हम बाकी सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है। आपका अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट सब कुछ क्या कनेक्टेड है। तो हमको यहाँ पूछ रहे हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर, कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑडिटिंग एंड द बाकी सब्जेक्ट के अंदर। तो इसकी जो मैम मीटिंग क्या रहेगी आपकी पॉइंट को लर्न करने के लिए, जो आपके सीए इंटर के सब्जेक्ट हैं एंड जो आपके सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, आपके जो ऑडिट है उसका क्या रिलेशन है यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं ऑडिटिंग एंड द अकाउंटिंग। देखिएगा, जो हम ऑडिट करते हैं वो किसकी करते हैं, वो हम अकाउंट्स ही करते हैं। तो जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी तब उसकी ऑडिट कैसे करोगे। आपको अकाउंटिंग का काम नहीं करना है, वो ऑडिट करना है, लेकिन आपको ऑडिट करने के लिए अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो ऑडिट इज ए रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। जो आपके फाइनेंशियल्स बने हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, पहले जर्नल एंट्री पास होती है, फिर
ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर्स बनते हैं, आपके फाइनेंशियल्स बनते हैं, वो सारी प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको वो ही नहीं पता होगी तो आप कैसे ऑडिट कर लोगे। तो आपको काउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आई आपको? ठीक है। नाउ ऑडिटिंग एंड द लॉ। सो ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द बिजनेस लॉज। एक कंपनी पर कौन कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं। अब बोलोगे कि सीएस है तो सीएस क्या करेगा, कंपनी सेक्रेटरी को चेक करना है ये वाली बातें, तो कि कंपनी लॉ कंप्लाइज कर रही नहीं कर रही। लेकिन हमारा जो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमारा ऐसे 250 बोलता है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर द कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन बाय ए कंपनी, जो उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं और जो उस पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है जी। तो हमको भी चेक करने होते हैं एज पर द स्टैंडर्ड, जो हम ऐसे फॉलो करते हैं तो ऑडिट पर्पस, तो हमें उसके लिए यहाँ पर लॉ की नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो, जो आपकी नॉलेज बेसिक वाली है वो सारी होनी चाहिए। हम ऑडिट एक्सपर्ट तो होंगे लेकिन हमें अकाउंटिंग, लॉ, बाकी हम जो पढ़ रहे हैं सबकी नॉलेज होनी ही चाहिए यहाँ पर। नाउ ऑडिटिंग एंड द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तब जो आपका सीए फाउंडेशन चला गया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वाला, तो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी familiar with the overall economic environment of the client, कि डिमांड सप्लाई जो आपका होता है कंसेप्ट इकोनॉमी वाले, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए साथ में यहाँ पे। एंड द ऑडिटिंग एंड द बिहेवियर साइंस। व्हाई? सो नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू डिस्चार्ज द हिज ड्यूटी इफेक्टिवली। अब देखो, एक सीए जा रहा है, एक ऑडिटर जा रहा है ऑडिट करने के लिए, क्या वो अकेले करेगा सब कुछ? द आंसर इज नो। एक पूरी टीम जाएगी। ओके, जहां ऑडिट कर रहा है क्या वो खुद अकाउंट लेके बैठ जाएगा? क्वेश्चन पूछे होंगे, बाकी टीम वहां पे जो है उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनसे भी पूछेगा, बातें करेगा, तो किससे इंटरेक्ट कर रहा है? ह्यूमन से कर रहा है, टीम की ह्यूमंस की है, साथ में आगे भी ह्यूमंस है, तो उसको जो बिहेवियर साइंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का, कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे उसको होनी चाहिए यहाँ पे। राइट नाउ ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड द मैथमेटिक्स। अगेन जो हमको सैम्पलिंग करनी है तो आपको यहाँ पे स्टैट काम आएगा कि जो आपके सैंपल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटायर पॉपुलेशन को। जो आपने थोड़े से निकाले हैं वो हम ऐसा मानेंगे कि अगर आपने उनकी ऑडिट कर ली तो आपने सारी ऑडिट कर ली, तो हमको इस तरह से सिलेक्ट करनी होती है। तो आपको स्टैट की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, जो हमारी सैम्पलिंग वाली होती है। प्लस आपको इन्वेंटरी चेक करनी है कि कितनी काउंटिंग है, कितनी कही है, तो आपको मैथ भी आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप मैथ एक्सपर्ट बन गए हैं, सारी आपने थ्योरीज रट ली है, मैथमेटिक्स बन गए हैं आप, अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक वाली सारी होनी चाहिए ऑडिट करने के लिए, ये बात बोल रहे हैं। नाउ ऑडिटिंग एंड द डाटा प्रोसेसिंग। सो ईडीपी तुम्हारा ऑडिटिंग होता है, इज इटसेल्फ इज डेवलपिंग एज ए डिसिप्लिन इटसेल्फ। तो आजकल तो क्या हो चुका है, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, डाटा की प्रोसेसिंग ऑनलाइन होती है, तो हमारा ऑनलाइन ऑडिट भी हो जाती है यहाँ पर इसके थ्रू। हम सिस्टम ऑडिट बोलते हैं, सिस्टम ऑडिट। तो ये भी एक सीए को इसकी नॉलेज होनी चाहिए आजकल। ऑडिटिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन आपका सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट के अंदर। सो ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स सच एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो हमारे होते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल, एंड द फंड फ्लो एंड द रेशियो एनालिसिस, की कंपनी के डिफरेंट रेशियोज हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, कैपिटल बजटिंग। तो जो सारे फाइनेंशियल को समझने के लिए, ऑडिट करने के लिए हमें इनकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साथ में। एंड द ऑडिटिंग एंड द प्रोडक्शन, अगेन एक कंपनी का जो बिजनेस है हमें वो भी समझ में आना चाहिए, तभी उसको हम ऑडिट कर पाएंगे कि क्या क्या उसका कॉस्टिंग आ रही है। कई उन्होंने कॉस्टिंग हमारे को एक्टर्स शो नहीं कर दी है, मार्केटिंग वगैरह हो गई, प्रोडक्शन वगैरह हो गया, तो हमें हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे ऑडिट करने के लिए। तो आपके सारे इंटर वाले सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, जो आपके हो गए अकाउंटिंग, लॉ, यू कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और प्रोडक्शन यू कैन से सब्जेक्ट आपका कॉस्टिंग वाला हो गया। ठीक है, फाउंडेशन के आपके हो गए मैथमेटिक्स, स्टैट हो गया। ओके, तो आपने इसको आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो आपने इसको ऐसे लर्न कर लेना है इसको आपके सब्जेक्ट के नेम के थ्रू कि एक ऑडिटिंग का इनसे क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर। ओके, अगर आप देखोगे किसी और फैकल्टी की बुक्स में, आपके किसी फ्रेंड के अंदर, शायद उसमें ये पार्ट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिले, हेडिंग सेम मिलेगी लेकिन आपको जो अंदर लाइन मिलेगी शायद आपको एक्स्ट्रा मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बुक्स जो है वो अपडेटेड नहीं है। हमारी जो बुक्स हैं टोटली अपडेटेड है एज पर द न्यू सिलेबस। जो आपका आईसीआई का न्यू सिलेबस है, आईसीआई न्यू मॉड्यूल इश्यू करे हैं,
तो हमारी जो क्लासेज हैं, हमारी बुक्स हैं, दोज आर फुल्ली अमेंडेड। ओके, आपको खाली हमारी बुक्स को फॉलो करना है, आइज बंद करके आपने हम पर पूरा बिलीव करना है, एज ए बड़ा भाई आपने मुझ पर बिलीव करना है, और आपने, ठीक है, और आपने बस इसको फॉलो करना है, और आपको 100% एग्जामिशन जरूर आएगी, ठीक है, और आपको सब कुछ सही मिलने वाला है। जो भी हमारी क्लासेज हैं, जो भी हमारी बुक्स हैं, तो सर फुल्ली अमेंडेड फॉर योर एग्जाम पर्पज। ओके, आपको कहीं भी और देखने की कुछ भी नीड नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। सो ऑडिट मैंडेटरी है और ये वॉलंटरी है। क्या हमेशा ऑडिट होगी? हम बोलते हैं ना, अभी आप न्यू एंटर हुए हैं इंटरमीडिएट में, अभी आप पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या जो ऑडिट है वो सभी को करवानी चाहिए? सभी को रिक्वायरमेंट है कि चलो ऑडिट कराओ। पार्टनरशिप फर्म है, ऑडिट होगी, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ऑडिट होगी, सभी ऑडिट करवाएंगे। सो ऑडिट इज नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल। जो ऑडिट है वो सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो कंपनीज है उनके लिए मैंडेटरी। हम बोलेंगे कि इसमें जो कंपनीज है उनके लिए यहां पर ऑडिट जो है मैंडेटरी है अंडर द कंपनीज एक्ट। बट अंडर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो कॉर्पोरेट नहीं है, मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर द टैक्स लॉज। इसको हम टैक्स ऑडिट बोलते हैं यहां पर। सो इन इंडिया अकाउंट्स आर ऑडिटेड इफ टर्नओवर क्रॉसेस द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम एक्चुअल वाली नहीं बोल रहा, यू कैन से 10 CR आपका टर्नओवर क्रॉस होता है तो आपको यहां पे पड़ेगी ऑडिट की नीड, ठीक है। तो अदरवाइज देखो जो कंपनी है, हम क्या बोल रहे हैं कि सभी को यहां पे लीगली मैंडेटरी नहीं है, कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अगर एंटिटी कंपनी है तो ऑडिट इज मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी, जो हमारा यहाँ पे सीए करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी। बट फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो वहां आती बात टैक्स ऑडिट की, जो अंदर इनकम टैक्स एक्ट होती है, वो किसकी होती है? जिसका एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, जो हमारा यू कैन से 10 CR हो गया, वो इसको क्रॉस करेगा तो उसकी यहाँ पे ऑडिट होती है। अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है सभी के लिए, नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल। कंपनी की कंपलसरी है, और नॉन कंपनीज के लिए अगर टैक्स ऑडिट हो रही है यहाँ पर तो टर्नओवर क्रॉस हो तो आपका यहाँ पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 पॉइंट इज डन। जो बाकी हो गए हमारे स्कूल्स वगैरह, वो करवाते हैं ऑडिट। क्यों करवाते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग द ग्रांट और द असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते हैं अगर आपको हमारी से ग्रांट चाहिए तो आपके अकाउंट्स हम कैसे बिलीव करेंगे, तो आपको ऑडिट करवाना होगा यहाँ पे, ठीक है जी। नाउ द ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। जो फर्स्ट पॉइंट था वो हम क्या बोल रहे हैं कि सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा मैंडेटरी नहीं है, सभी के लिए करवाए ना, क्या पता हम, मतलब सभी को करवाने की नीड नहीं है। किस केस में ऐसा होगा? जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है बट वो फिर भी अपनी ऑडिट करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? वॉलंटरी करा रहा है, अपनी इच्छा से करवा रहा है, ताकि जो उसके ऑडिट के बेनिफिट हैं वो उसे मिल पाए। कहीं उसके एम्प्लॉयज ने फ्रॉड किया हुआ है, यहाँ पर आगे आपका क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट, तो उसमें आप जान जाओगे कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं ऑडिट करने के लिए। सो जहां पे मैंडेटरी नहीं है, एक प्रोप्राइटरशिप है फर्म है ना, उस पर आती है टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी, ना आती है उसके ऊपर, कंपनी तो वह है ही नहीं, तो उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब वहां मैंडेटरी है ही नहीं ऑडिट, फिर भी ऑडिट करवा सकते हैं यहाँ पर अपनी इच्छा से, ठीक है। सो पहले हम क्या बोलेंगे, इट्स नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल। कंपनी कंपलसरी है फॉर द टैक्स ऑडिट, अगर उनका जो टर्नओवर क्रॉस होता है स्पेसिफाइड लिमिट तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल, नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल। टू गेट द ग्रांट, स्कूल को ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट से तो करवाना होगा। थर्ड वन इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, हमेशा मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसके बेनिफिट को लेने के लिए वो भी करवा सकते हैं, तो आपने इसको ऐसे रन कर लेना है, नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टू गेट द ग्रांट एंड नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। ओके, तो इसके बेनिफिट के लिए हम इसको यहाँ पे करवा सकते हैं। समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, ठीक है, चलिएगा ना। अब जो एक ऑडिटर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? सो ए ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। कौन होता है? कंपनी के अंदर जो हमारे होते हैं शेयर होल्डर्स। सो इन द कंपनी डिफरेंट एग्जांपल गिवन हैं, डिफरेंट केसेस वाले। तो पहली बात हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? उसके ओनर्स करेंगे। इन द केस ऑफ द कंपनी, जो हमारा ऑडिटर है इसको अपॉइंट कौन करेगा? इन केस ऑफ कंपनी इट इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स दैट इज द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जो आप लोग में पढ़ते हैं।
ठीक है जी। फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज इट इज अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, इसको हम कैग बोलते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में होता है। इन द फर्म के केस में कौन होता है, जो पार्टनर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं, तो यहां पर ये अपॉइंट करेंगे। लेकिन इन द सम केसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल और द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज पर द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। जैसे कि आपने इनकम टैक्स के अंदर आपका जो टर्नओवर है वो 10 CR क्रॉस हो गया और आपने उसकी ऑडिट करवा ली, बट डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपने जो ऑडिट करवाई है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें गड़बड़ वगैरह है। सो डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया एक CA को। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे CA को अपॉइंट कर रहा है, आप नहीं कर रहे ऑडिट करवाने के लिए, कंपनी गवर्नमेंट ने लगा लो, आप गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है यहाँ पर एक CA को, उसके अगेन ऑडिट करने के लिए इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे CA जो है वो उनके चॉइस का है, ना कि आपके चॉइस का। वो अनबाइज्ड होकर के उसकी ऑडिट अगेन करेगा। सो इन सम केसेस जहां पे हमारा संविधान है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो अपॉइंट कर रही है एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन, इन दैट केस एग्जांपल दिया गया है द ऑडिटर में बी अपॉइंटेड बाय द अंडर द टैक्स लॉज, जो हम यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने समझाया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि ओनर से अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो गया या हमारे संविधान से भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इट कैन बी आस्किंग द MCQs। नाउ जो एक ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है, अब जो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो कैसे सबमिट करेगा, अगेन जो पर्सन उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उन्हें सबमिट करेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने करवाई है और उस पर्सन को जाके प्रोवाइड कर दे, ऐसा छोड़ना होगा। तो जो पर्सन जो उसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है उसको रिपोर्ट देगा, यहाँ पर बेसिक सी बात है। तो कंपनी केस में शेयर होल्डर्स को देगा और फर्म के केस में पार्टनर्स को देगा। फॉर एग्जाम्पल मिल गए। सो द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट, उनको यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी। इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेनिफिट ऑफ द ऑडिट एंड द व्हाई ऑडिट इज नीडेड। सबको मैंने बताया कि हमारी जो मैजिक बुक है इससे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा कवर कर रहे हैं सिलेबस ऑफ द ऑडिट, तो इसमें आपके सारे नोट्स भी कवर हैं और आपके सारे क्वेश्चन भी कवर हैं। तो आपको अलग से क्वेश्चन बैंक रेफर करने की कोई भी नीड नहीं है। दिस बुक इज इनफ। आप फर्स्ट टाइम पढ़े तभी देखना है, एग्जाम से पहले आपने ये देखना है। तो आपका एग्जाम से पहले 1.5 डेज के अंदर आपका सारा सिलेबस आप इजिली कवर कर पाओगे इन वेरी फास्ट वे और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है। प्लस हमारी एक और बुक है MCQ वाली, और MCQ पर्पज आपने उसको रेफर करना है। आपको एक मिल जाएगी MCQ एंड लिमिट बेस्ड समरी, MCQ एंड लिमिट बेस्ड समरी, जिसमें आपका कवर होगा आपके सारे के सारे MCQ की समरी क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर एंड आपकी सारी लिमिट पे जो आपकी लिमिट आती है, टाइम लिमिट हो गया, मॉनिटरी लिमिट हो गया, आपके सारे एसेस के नेम हो गए, तो सारे आपको जो लर्न करने हैं आपको उस बुकलेट में मिल जाएगा। तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा वर्क। और सारे MCQ हम कवर करेंगे तो पता ही है हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट। प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म इज वरीड अबाउट द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, क्या है? प्रोप्राइटर है यहां पर। नाउ ही अप्रोचेस ए CA अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग हिज अकाउंट्स ऑडिटेड थ्रू आउट द ईयर। एडवाइस रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ द गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड। तो क्या बेनिफिट है अकाउंट्स के ऑडिट करवाने के? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं चीफ यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट इज लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच द स्टेट ऑफ अफेयर्स मे बी इजिली अंडरस्टूड। जो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में आपके जो कंपनी की पोजीशन है, वो ट्रेड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, क्या चल रहा है वहां पर। तो इसके अलावा क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं एक्चुअल के अंदर, क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बोल सकते हैं ओवरऑल। चाहे ऐसे एंटरप्राइजेस, अगेन हमने बोला कि यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ना तो कंपनीज एक्ट में कवर होते हैं ऑडिट करने के लिए, ना टैक्स ऑडिट में कवर होते हैं, लेकिन वो फिर भी करवा रहे हैं। तो ऐसे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं उन्हें ऐसे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं ऑडिट, क्या एक्चुअल बेनिफिट है यहाँ पर? सभी को मिलते हैं, जो सभी को मिलते हैं। चलिए आपका RTPA क्वेश्चन है, दैट इट मींस रिवीजन टेस्ट पेपर। आपके आते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर, आपको पता ही होगा रिवीजन टेस्ट पेपर। आपका MTP का मतलब है मॉक टेस्ट पेपर, जो ICAI के होते हैं। एंड आपका मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल SMQ
दैट इज स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। ये आपको मिलेगा TY के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन, या आपको मिलेगा ICAI की इलस्ट्रेशन। जितने भी क्वेश्चन है ICAI के सारे आपको हमारी बुक में कवर मिलने वाले हैं। ठीक है जी। नाउ क्या इसके एडवांटेज हैं, देखिएगा। जो बाकी द्वारा किए गए फ्रॉड है हमें वो पकड़ने में हेल्प करेगा ऑडिट। इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी है, जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल्स की उसमें कोई डेफिशिएंसी, उसमें कोई कमी है, वो चेक आउट करने में हेल्प करेगा। इससे क्या करेगा ऑडिट, हमें हेल्प करेगा जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो यू कैन से जो ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में हेल्प करेगा। जो हमारे ओनर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में हेल्प करेगा ऑडिट। दिस इज एडवांटेजेस। अदर्स फ्रॉड, दूसरे के फ्रॉड को पकड़ेगा, इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी को पकड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, जो हमारे ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। अदर्स फ्रॉड, इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी इक्वल टू माय शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, इक्वल टू में शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अगेन रिपीट करते हैं, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको ऊपर वाले पॉइंट ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। ओके, तो हमारी मेमोरी क्या बोल रही है, अदर्स फ्रॉड, जो बाकियों के फ्रॉड हैं वो हमें ऑडिट हेल्प करेगा पकड़ने के लिए। प्लस जो इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी है वो हेल्प करेगा पकड़ने के लिए, इक्वल टू में ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करने से हमारा जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, जो हमारे ओनर का इंटरेस्ट है, उसे हम यहां पर सेफ गार्ड कर पाएंगे। ओके, अदर से क्या होगा, पहले हम फ्रॉड से देख लेते हैं। फ्रॉड से क्या होगा, फ्रॉड से हमारे पहले 2 पॉइंट बनते हैं। फ्रॉड, जो ऑडिट हमें हेल्प करेगा फ्रॉड को फाइंड आउट करने में, कि इन्वेंट्री कम है, इन्वेंट्री चोरी होगी, फाइनेंशियल में दिखा रखे इतनी इन्वेंट्री पड़ी, एक्चुअल में है ही नहीं, यहाँ पे कोई एरर है, कोई गलती से हो चुका है, उसको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में। एंड द ऑडिट एक्ट एज ए मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग द फ्रॉड्स फॉर फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। तो उन पर रोक भी लगाएगा कि देखो ऑडिटर आने वाला है, वो चेक करेगा और हम पकड़े जाएंगे। तो इससे भी उन पर एक रोक लग जाती है कि हम शायद पकड़े जाएं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे अगर हमारी एक्चुअल में ऑडिट हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वो करेंगे, सिंपल है ना। तो जो ऑडिट है हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द फ्रॉड, यू कैन से एरर आल्सो, राइट। तो फ्रॉड, देन अदर्स में क्या आएगा, जो ऑडिट है वो खाली हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो पसंद करवा रहा है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो बैंक है, लेंडर्स हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट के लिए कैसे, जो आपके ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और आर हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटीज। आपको जो टैक्स निकालना होता है वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट पे निकलता है ना। अगर आपके फाइनेंशियल से गलत बने हैं, आपका प्रॉफिट ही गलत दिखा रखा है, कम दिखा रखा है, फालतू दिखा रखा है, तो फिर टैक्स भी गलत निकलेगा उसके अंदर, राइट। एंड जो आपके स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, जो आपके ऑडिटेड है, आर रिलाइड अपॉन बाय द लेंडर्स और बैंकर्स। तभी आपको लोन देंगे ना। अगर आपको लोन लेना है तो आपके फाइनेंशियल मांगेंगे, जो आपने ऑडिट कर रहे हुए हैं, फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजंस वेदर टू लैंड और नो टू लैंड टू ए पार्टिकुलर एंटिटी। किसी को लोन देना दे तो उनको चाहिए फाइनेंशियल जो यहाँ पर ऑडिटेड है। सो अदर्स फ्रॉड में क्या आया, गवर्नमेंट एंड द लेंडर ऑफ द बैंक, 2 पॉइंट यहाँ पे हुए। एंड फ्रॉड में क्या आया, फ्रॉड पकड़ने में हेल्प करता है, प्लस मोरल चेक, वो फ्रॉड ना करे, फ्रॉड कर लिया है उसको फाइंड आउट करेंगे, और उन पे मोरल चेक भी आता है कि वो उन पे आता है प्रेशर, जिससे वो फ्रॉड नहीं करते हैं। सो अदर्स फ्रॉड, हमारे 2 and 2 4 पॉइंट्स गए यहाँ पर। अदर्स फ्रॉड हमारे 4 पॉइंट गए। देन इंफॉर्मेशन में कोई डेफिशिएंसी है, देन इंफॉर्मेशन एंड डेफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑडिट है हमें प्रोवाइड करती है हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। द ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड द हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, गिव द कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट द इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव एंड द आउटकम ऑफ द एक्सरसाइज carried out by the following the accounting standard. I think यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होगा, आप इसको ऐसे कर लीजिए, कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसे आएगा, दैट इज द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, इट विल बी द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारे ऑडिट अकाउंट बने हैं वो हमने ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो किया है, बाकी फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिएगा ICAI नो स्कीम,
तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स है ना हमारी, हमको जाना होगा इसमें ऑडिट वाले के अंदर। मॉड्यूल 1 में जाते हैं, चैप्टर में फर्स्ट में जाते हैं। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जी रहा। ओके, बाय फॉलोइंग द वोटिंग स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर लीजिए नोट अकाउंट स्टैंडर्ड, ये हमारे क्या होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने ऑडिट स्टैंडर्ड को फॉलो कर, जो हमारे एसेस वगैरह हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे ऑडिट सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे ऑडिट करी है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। तो सभी से एक समान करते हैं, उससे हम डिफर कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन वो सबको फॉलो करने होते हैं। तो हमारी जो ऑडिट की गई है वो फॉलोइंग द एसेस की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें जो हमारी हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम रिलाई कर सकते हैं, यू कैन से द डेफिशिएंसी। तो audit reviews the existence and the operations of the various controls operating in the entity। अगेन हम कंट्रोल को चेक करते हैं, हम पहले वॉक थ्रू करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस है, क्या क्या रिस्क है और क्या क्या कंट्रोल है, अंडरस्टैंड करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे, देन उसकी टीओसी करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। तो जो हमारा ऑडिट है वो रिव्यू करता है कि कौन कौन से कंट्रोल एग्जिस्टेंस में है, ऑपरेट कर रहे हैं, एंड हेल्पफुल इन डेफिशिएंसी, और कहाँ कहाँ पे कमी है। तो खाली फाइनेंशियल्स नहीं, हमारे कंट्रोल्स को चेक करने में भी हेल्प करता है। अगेन खाली फाइनेंशियल्स नहीं, जो हमारे कंट्रोल्स हैं उनको भी चेक करने में, प्रोसेस को चेक करने में हेल्प करता है, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स, यू कैन से। इज इट क्लियर? ठीक है जी। सो अदर फ्रॉड, इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी एंड द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। लास्ट में आता है हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो इन द कंपनीज शेयर होल्डर्स मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स। अब शेयर होल्डर हैं, आपने रिलायंस के शेयर बाय कर लिए, तो आप कहाँ उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपके इंटरेस्ट को कौन यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा? The financial statements are prepared by the management consisting of the directors. As shareholders are the owners, they need an independent mechanism so that the financial information is qualitative and reliable. So that's why यहाँ पे ऑडिटर आएगा, जिसको वो अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं इन द एजीएम, वो ऑडिट करेगा, जिस पर वो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा। यहाँ पर शेयर होल्डर के दो ऑडिटर आने वाला है यहाँ पर। तो अगेन दो हमारे फ्रॉड के पॉइंट हुए, दो हमारे अदर वाले पॉइंट हुए, दैट इज द गवर्नमेंट एंड द लेंडर्स एंड द बैंक्स। एंड द इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी हो गया आपका, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो गया जो हाई क्वालिटी मिलती है, बिकॉज ऑडिट कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग द एसेस एंड डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल आल्सो। इन सबसे क्या होता है कि हमारा जो शेयर होल्डर है उसके इंटरेस्ट को, जो हमारे ओनर है उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे एक ऑडिटर एक सेफ गार्ड करता है। डन, समझ में आया आपको? ठीक है जी। नाउ अब क्या क्या क्वालिटीज हैं एक ऑडिटर की, क्या क्वालिटीज हैं? जो लॉर्ड जस्टिस है ड्यूरिंग द जजमेंट इन द फेमस लंदन एंड जनरल बैंक, एक केस था वहां पर, तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने समड अप द ओवरऑल व्यू ऑफ व्हाट एन ऑडिटर शुड बी रिगार्ड्स पर्सनल क्वालिटी। क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वहां पे बात हुई ऐसी ऐसी। तो उसने बोला था कि जो एक ऑडिटर है ना, मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, दैट इज ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। तो उसे पता है कि ये सही है कि नहीं है, तो उसको वेरीफाई ना करे कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड मस्ट टेक द रीजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव दैट द व्हाट ही सर्टिफाइज ट्रू। जब तक उसको पक्का ना हो कि सही है, तब तक उस पर बिलीव ना करें। यहाँ पर एक्सप्लेन कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सिंपल पूछे हैं क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे ऑडिटर के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका अब तक ये वाला। नाउ तो इसमें हमारा क्या आएगा, हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड जीबी एंड ह्यूमन। जीबी मींस गुड बिजनेसमैन, गुड बिजनेसमैन। सो जीबी एंड द ह्यूमन, जीबी एंड द ह्यूमन, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, जीबी, ह्यूमन। इंसान वाली क्वालिटी होनी चाहिए, बिजनेसमैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए, रिपोर्टिंग की होनी चाहिए, प्लस CGRTP जिप, CGRTP जिप। So you can say 1, 2, 3, 4 and the 5. Accounting, reporting, GB, human and the CGRTP जिप, CGRTP जिप।
अगेन मेरे साथ बोलेगा अकाउंटिंग रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग रिपोर्टिंग हमारा मेन काम है। देन जीबी एंड द ह्यूमन नॉर्मल होनी चाहिए क्वालिटी, बिजनेसमैन वाली और वुमेन्स वाली। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हमारा मेन काम है एंड जीबी एंड द वुमेन्स सब में होनी चाहिए। प्लस CGRTP जिप, CGRTP जिप ये हमारा 5th पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलेंगे अकाउंटिंग की, हमें यहाँ पर अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। critically review the financial statements and unless for him to attempt that task unless he had expert knowledge, जब तक उसको एक्सपर्ट नॉलेज न हो तो उसको काम नहीं करना चाहिए। उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग की। यहाँ पर ही मस्ट नो ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द टेक्निक्स, सिंपल अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड सेकंड इज रिपोर्टिंग, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। सो ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद द रिपोर्टिंग, हमें रिपोर्ट करना है, हमें हमारा ट्रू एंड फेयर को देना है कि हमारा ओपिनियन देना है यहाँ पर ऑन द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द बिजनेस। सो तुम्हारे फाइनेंशियल मैटर कौन कौन से होते हैं, आर सेट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन फेलिबिलिटी, एरर्स एंड द फ्रॉड। हमें तो चेक करना कि जो ह्यूमन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो कोई एरर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है जो हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमारा इसमें स्किल होनी चाहिए तो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड जीबी से क्या हुआ, गुड बिजनेसमैन। अगेन इन शॉर्ट ऑल द पर्सन क्वालिटीज दैट ए बिजनेसमैन के पास जो होती है वो सारी एक गुड ऑडिटर में होनी चाहिए। ही मस्ट हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस, मतलब वो सच्चाई को फॉलो करे और हमेशा इंडिपेंडेंट रहे जब वो अपना काम कर रहा है। यहाँ पर एक गुड जीबी बने, बिजनेसमैन बने। एंड ह्यूमन वाली जो सारी क्वालिटी ह्यूमन में होनी चाहिए, ट्रस्ट एंड बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज जो उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो हमें नॉलेज है अकाउंट्स की, ऑडिट की, सीए वाली, वो सारी चलती रहेगी, लेकिन जो एक ह्यूमन में क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी उसमें होनी चाहिए। एंड CGRTP जिप, CGRTP जिप, देखो आपको सबको पढ़ा कोई भी देगा, फैकल्टी बहुत सारे, लेकिन मेन क्या है, ये सारी थ्योरी है। ओके, छोटे को काफी डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट ऑडिट का, लेकिन हमने काफी इजी बना दिया थ्रू आवर मैजिक बुक, थ्रू आवर क्लासेस। ओके, सब कुछ हम क्लास में ही लर्न कर लेंगे। यहाँ पे यूजिंग ऑफ द मैथमेटिक टेक्निक, आपको जितनी भी क्वेश्चन है, जहां भी आपको मैथमेटिक टेक्निक मिलेगी आपने उसका यूज करना है और आपने लर्न कर लेना है। जहाँ पे आपको मैथमेटिक टेक्निक नहीं मिलेगी, आपको ऐसा पार्ट मिल रहा है बुक के अंदर जहाँ पे मैथमेटिक टेक्निक गिवन नहीं है, दैट मीन्स आपको खाली उसको रीड करना है, दैट इज इनफ, रीडिंग इज इनफ। लेकिन आपको जहाँ पे आपको मैथमेटिक टेक्निक गिवन है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, वो आपको पार्ट आपको लर्न करना है, इनको फॉलो करके, इसको आप इजिली कर पाओ। इसको हम क्लास में ही करने वाले हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो रिविजन वीडियोस तो आपको अच्छे से हो जाएगा यहाँ पर, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ CGRTP जिप, CGRTP जिप, CG मीन्स कंडीशंस, गुड टेम्पर, रिलायबिलिटी, टैक्ट, पेशेंस, जजमेंट, इंटीग्रिटी, अगेन पेशेंस 2 बार आ गया। तो ये सारी क्वालिटीज हमारे में होनी चाहिए, इसको आप हटाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, CGRTP जिप, CGRTP जिप, तो ये सारी क्वालिटी हमारे पे होनी चाहिए। ठीक है, अगेन अकाउंटिंग की नॉलेज, रिपोर्टिंग वाली जो हमें होनी चाहिए, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग। बाकी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है, ह्यूमन वाली क्वालिटी है, जीबी वाली, गुड बिजनेसमैन वाली, और क्या होगा, CGRTP जिप, CGRTP जिप। ठीक है जी, समझ में आया आपको? ठीक है, सवाल में इतना ही कवर कर लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे इसको खत्म करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर। सो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय।